एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एक क्लब है बैच जो कि 12 2025 को टारगेट करेगा। इसका लेक्चर नंबर 25 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे और इस अल्टरनेटिव करंट को हम लोग वन शॉट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन शॉट अगर आप ये चैप्टर पहले से पढ़ रखे हैं तो ये बहुत ही आपके लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपसे बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। तो अगर आप अल्टरनेटिव करंट को बहुत ही छोटे से समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी के अनुसार ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक, ये चैप्टर 7 है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट एसी की बात हम लोग करेंगे। और आप जानते हैं कि एसी का सोर्स क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। एसी जो होता है ये समय के अनुसार अपने वैल्यू को चेंज करते रहता है, लेकिन डीसी जो होता है ये समय के साथ अपने वैल्यू को चेंज नहीं करता है। डायरेक्ट करंट जिसको दृष्टि विद्युत धारा कहते हैं। डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है सेल, बैटरी, जनरेटर। तो फिर बाद में हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर एसी को डीसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 नंबर में, 5 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में, उसके बारे में हमें देखना है। तो इसमें देखिए हमें आर सीरीज के बारे में सबसे पहले बताया जाएगा। यहाँ पर जो आर सर्किट है इसके बारे में सबसे पहले बताया जाएगा, मतलब कि प्रतिरोधक को प्रयुक्त एसी वोल्टा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध आर होता है तब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्ट या प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। अब चूंकि ये जो सिंबल बनाया गया है इसको एसी सोर्स कहा जाता है, ये एसी स्रोत का काम करता है। अब इसमें केवल आर ही रहता है, मतलब कि इसमें केवल प्रतिरोध रहेगा। अब जब इसमें प्रतिरोध रहेगा तो इसका डायग्राम बनाते हैं फेजर डायग्राम। इसका फेजर डायग्राम ऐसे आपको बनते हुए दिखाई देगा। बाकी अगर इसका वोल्टेज निकालना है तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी होता है। अगर ग्राफ आप बनाइएगा, ऊपर जो ग्राफ बनाया उसी का हम बात करें, अगर ग्राफ अगर अच्छा से आप बनाते हैं ऐसे तो यही V नॉट की तरह काम करता है। ठीक है, तो I बराबर Vm साइन ओमेगा टी है और V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है और नीचे वाला जो है ये प्रत्यावर्ती धारा है। ये दोनों इक्वेशन को याद रखना है। इसमें देखिए हमें पहले से पता होता है कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर यूनिट टाइम इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इकाई समय में की गई दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, जिसको एक से सूचित किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। उसके बाद एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे समय आवर्तकाल कहते हैं या टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब कि टाइम रिक्वायर्ड टू वन ऑस्किलेशन इज सेड टू बी टाइम पीरियड, उसको टी से सूचित करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। और इसमें एक वर्ड आता है ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोणीय आवृत्ति। और इस ओमेगा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी। अब 2 पाई और इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं। तो 2 पाई और 1 बाई टी के बदले में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट यूज होगा। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है एसी एंड डीसी, इसमें डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल कर देंगे। तो चूंकि ओम का जो नियम होता है वो V बराबर आई आर, इसको ओम का नियम कहते हैं। तो V बराबर V m साइन ओमेगा टी में V का मान जब हम रख देंगे तो यहां से V के बदला में लिख देंगे आई आर और उसके बाद इसका जो पहले से वैल्यू था वो यहाँ पे लिख देंगे। अब उसी प्रकार से ऊपर वाला जो समीकरण था उसमें I बराबर I, मतलब कि I के बदला में आई एम साइन ओमेगा टी रख देंगे। तो यहां पर जो I है इस I के बदले में आई एम साइन ओमेगा टी हो गया। यहां से I के बदला में आई एम साइन ओमेगा टी और इंटू में R है तो R रहेगा और बराबर वी एम साइन ओमेगा टी रहेगा।
ठीक है, यहाँ से साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कैंसिल, तो Vm बराबर Im इंटू आर हो जाएगा। मतलब कि ये भी ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, यही समीकरण क्या होता है, यही समीकरण ओम का नियम होता है। तो वो तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूव करके दिखाया गया है। अब जो प्रत्यावर्ती धारा एसी और दिश धारा जो डीसी होता है, दोनों प्रकार की वोल्टताओं के लिए समान रूप से लागू होता है। मतलब कि ओम का जो नियम है ये एसी और डीसी दोनों के लिए समान रूप से लागू होगा, अर्थात एसी तथा डीसी दोनों में समान रूप से कार्य करता है। यही बात मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें फेजर होता है। फेजर कहने का मतलब कि इसमें आपको एक बात बता दें, देखिए एक तरफ आपको डीसी समझना है, डीसी, और दूसरा तरफ एसी। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट और एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस देखा जाए, ये जो होता है इसका मान समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, और इसमें अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे करंट और यहाँ पर टाइम, इसका ग्राफ ऐसे जाता है। तो चूंकि ये जो करंट का वैल्यू है ये किसी भी टाइम के लिए सेम है, तो ये जो डीसी है ये कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन एसी जो है ये समय के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है। अब अगर इसका ग्राफ बनाइएगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब कि इसका जो ग्राफ होता है वो वेव की तरह होता है। y बराबर कभी इसको साइन x की तरह बनाया जाता है, तो y बराबर कभी cos x की तरह बनाया जाएगा। अगर ग्राफ मूल बिंदु से पास करेगा तो समझिए कि साइन का ग्राफ है, अगर मूल बिंदु से नहीं ऊपर या नीचे से पास करेगा तो समझिए कि वो cos का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर t है, सॉरी यहाँ पे i है और यहाँ पर क्या है t है। तो ये AC का ग्राफ है और ये DC का ग्राफ है। ऊपर वाला को प्लस सिंबल, नीचे वाला को माइनस, ऐसे दे दिया जाता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये बड़ा ही स्पेशल ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे करंट है और यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के इस मैक्सिमम पॉइंट को क्रस्ट कहा जाता है और सबसे नीचे वाला टाइम पॉइंट को ट्रफ कहा जाता है। तो सबसे ऊपर वाला क्रस्ट है और सबसे नीचे वाला ट्रफ है। तो क्रस्ट और ट्रफ है और ये इसका मीन पोजीशन होता है। क्योंकि इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं सेम ग्राफ हमें एसएचएम में भी दिखाई पड़ता है। तो एसएचएम में भी हम वहां पर ग्राफ बनाते हैं, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ना था, तो वहां पर जो ग्राफ पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं मीन पोजीशन और इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है आई नॉट। ठीक है, ये पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू और यहाँ पर जो मीन पोजीशन है इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, आई नॉट। या आप कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड होता है, क्योंकि इसको और इसके बीच की दूरी को एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम भी कहा जाता है, तो इसका जो आयाम होता है उसको आई नॉट कहा जाता है। अगर यही ग्राफ हम वोल्टेज के लिए बनाते हैं, ठीक, तो अगर यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर टाइम रखा जाएगा तो सेम ग्राफ जो है इस वैल्यू को V नॉट कहा जाएगा। तो यहाँ पर आई नॉट था और यहाँ पर क्या हो गया है, V नॉट आ गया है। अब इक्वेशन लिखेंगे, एसी का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो एज पर ग्राफ आपको पता होगा। अगर किसी भी टाइम टी पर हमें एसी का इक्वेशन चाहिए तो वहां पे फॉर्मूला लिखा जाता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ठीक है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 या आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं, ग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई नॉट जो होता है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है।
ठीक है। यहां से आई नॉट को पीक वैल्यू ऑफ करंट कहा जाता है, और ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई को कहा जाता है फेज, फेज यानी कि काला, ठीक। और ओमेगा टी प्लस माइनस फाई को फेज डिफरेंस कहा जाता है। तो ये ओमेगा टी प्लस माइनस फाई क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर वोल्टेज का फॉर्मूला देखा जाए, तो V बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। और नॉर्मली आप विश्वास मानिए यहाँ पर फाई का मान 0 ही लिया जाता है ज्यादातर केसों में, ठीक है। तो इस इक्वेशन का आपका ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा बिहार बोर्ड में I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और न्यूमेरिकल इसी से पूछे जाते हैं। और यहां से फिर मिलेगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो रिसेंट ईयर का क्वेश्चन मैं आपसे बनवा रहा हूं, ये बिहार बोर्ड 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी एसी सोर्स में I बराबर 0.6 और साइन 100 पाई टी है, इसका फ्रीक्वेंसी का मान ना, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, मतलब कि ओमेगा का मान कितना होगा, ये सवाल हमसे पूछा था बिहार बोर्ड 2024 में। अब चूंकि इक्वेशन में दिया हुआ है कि I बराबर 0.6 साइन ओमेगा टी ना, साइन 100 पाई टी होता है, और हम पहले से जानते हैं कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो चूंकि अगर कंपेयर करेंगे यहां से आई नॉट का मान आ जाएगा 0.6, ठीक। उसके बाद इसको अगर कंपेयर करेंगे तो 100 पाई टी बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहां से टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 100 पाई। एक मिनट, ठीक है, ओमेगा बराबर आ जाएगा 100 पाई। तो यहां से हमें तो ओमेगा मिल गया। अगर इसका हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा का वैल्यू रख देंगे 100 पाई और बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ। फिर यहां से पाई और पाई कैंसिल हो गया और ये 50 बार में कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ से एक बार 2 बार देख लीजिए। देखने के बाद ऐसा एकदम डिक्टो क्वेश्चन आपको 2023 में भी देखने के लिए मिल जाएगा, बस डाटा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एसी करंट की कुछ बातें हुई। अब देखिए, अब डिफरेंट इसका वैल्यूज होता है, जरा हम देखते हैं, लिखिएगा जरा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एसी। एसी करंट का जो वैल्यू होता है ये 2 प्रकार से निकाला जाता है। एक होता है एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, और दूसरा होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज या मीन वैल्यू को यहां पर कहा जाता है आई मीन या आई एवरेज कहा जाता है। और यहां पे एक वर्ड आता है आरएमएस, तो जहां कहीं पर भी वर्ड आरएमएस आ जाएगा आपको समझना है कि वो रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। अब एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे और एक बार निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन है ये बीएसबी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही है कि साबित कीजिए कि प्रत्यावर्ती मतलब कि एसी के लिए एवरेज मान
जीरो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि एसी का जो एवरेज करंट का वैल्यू होता है वो किसी भी सर्किट के लिए हमेशा जीरो होगा। इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, प्रूफ मिल जाएगा। आइए फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो यहां से हमें निकालना है एवरेज वैल्यू। ऐसे करते हैं, यहां पर आई एवरेज कर लेते हैं। तो टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाई होता है टोटल टाइम। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हो जाएगा। तो यहां से टोटल चार्ज के बदला में कोई इक्वेशन यहां पे रखेंगे। तो करंट इनटू में टाइम को चार्ज के बराबर माना जाता है। तो यहां पे क्या करेंगे कि आई एवरेज बराबर टोटल चार्ज के बदला में लिखेंगे आई डी टी और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम के बदला में लिखेंगे डी टी और यहां से इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, टाइम का मान 0 से लेकर के टी तक, और यहाँ पे टाइम का मान 0 से लेकर के टी तक। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आई एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा आई डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी तक, और यहाँ से डी टी का फॉर्मूला बन जाएगा 0 से लेकर के टी तक। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप आराम से साबित कर लीजिएगा। अब चलिए करके देखते हैं। तो देखिए, पहले से आपको पता है कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा टी। ठीक है, आई नॉट का मतलब होता है पीक वैल्यू और ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका एसआई यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अब चूंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, आई एवरेज बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी 0 से टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी। और यहां से हम बाद में टाइम के बदला में 2 पाई बटा ओमेगा डाल देंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी कहिए या टाइम बराबर ओमेगा 2 पाई बटा ओमेगा कहिए, दोनों सेम होता है। अब चलिए, आई के बदला में क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से, और टाइम के बदला में क्या रखेंगे 2 पाई बटा ओमेगा डिवाइडेड बाई, और चूंकि यहां पर इंटीग्रेशन dt का वैल्यू हो जाएगा t, और लिमिट कहां से लगा हुआ है 0 से t तक लगा हुआ है, यानी कि आई एवरेज बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी है, इंटीग्रेशन लिमिट लगा हुआ है 0 से 2 पाई बटा ओमेगा तक, 0 से 2 पाई बटा ओमेगा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन है क्या है, एक बार टी के बदले में कैपिटल टी भरेंगे और -0 तो कैपिटल टी आ जाएगा। तो यहाँ पे टी हो गया, मतलब कि टोटल टाइम हो गया। तो आई एवरेज बराबर, और चूंकि आई नॉट क्या है वहां से कांस्टेंट है, आई नॉट को यहां से बाहर निकाल लेंगे और बट्टा में हो जाएगा टी। ठीक, तो बच जाएगा फिर इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, कहां से 0 से 2 पाई बटा ओमेगा तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद यहां से आपको वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब चलिए इंटीग्रेशन करके देखते हैं। आई एवरेज बराबर आई नॉट बटा टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, उसके बाद यहां पर ओमेगा के साथ टी है, तो चूंकि अगर ओमेगा के साथ टी है मतलब कि टाइम के साथ ओमेगा है, तो ओमेगा को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर रख देंगे ओमेगा, और यहां पे हमें लिमिट भी लगाना है। लिमिट कहां से कहां तक लगाना है, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक लगाना है। ठीक है,
अब देखिएगा आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बाई टी, और यहाँ पर ओमेगा ला देते हैं क्योंकि ओमेगा तो खुद ही एक कांस्टेंट होगा, माइनस को बाहर निकाल ही लिए हैं, तो कॉस ओमेगा टी कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 पाई बाई ओमेगा तक। ठीक, तो फिर यहां से होगा आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बटा टी ओमेगा कॉस, और यहां पर ओमेगा का ओमेगा रहेगा और इस टी के बदला में लिखेंगे 2 पाई बटा ओमेगा माइनस कॉस, फिर ओमेगा का ओमेगा रहेगा और इस टी के बदला में लिखेंगे 0। इस प्रकार से आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बटा टी ओमेगा, और यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया और बच जाएगा यहाँ पर कॉस 2 पाई माइनस, और यहां पर फिर हो जाएगा कॉस 0। ठीक है, अब कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस आई नॉट बटा टी ओमेगा। देखिए कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, यहां से 1 1 घट जाएगा, बचेगा 0, तो यहां से आ जाएगा 0, और यही प्रूव करना था। तो होप सो आपको ये बात याद रहेगा कि किसी भी ऐसी सर्किट के लिए उसमें अगर एवरेज करंट देखा जाए तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो एवरेज करंट हो चाहे एवरेज वोल्टेज हो, इसका मान हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये फॉर्मूला भी काफी आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखिए I1 I2 I3 इस प्रकार से मान लेते हैं कि हमारे पास इतने सारे करंट है, और अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो वो तो 0 आ ही चुका है। रूट मीन स्क्वायर अगर पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे आई और लिख दीजिए RMS बराबर, देखिए पहले क्या है रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद फिर मीन निकालिए, और मीन निकालने के बाद उसका रूट ले लीजिए। बस सिंपल सी बात है, पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद मीन निकालना है, और उसके बाद फिर उसका रूट ले लेना है। तो स्क्वायर करके मीन निकालना मतलब स्क्वायर कीजिए, सबको जोड़िए और ये जितना है उतना से डिवाइड कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर डॉट 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 IN स्क्वायर। तो स्क्वायर करके रूट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि n से डिवाइड कर देंगे, तो स्क्वायर भी निकल गया, n से डिवाइड करने के बाद इसका मीन भी निकल गया। अब इसके बाद इस पे रूट लगा देंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर IRMS। तो अगर IRMS का वैल्यू चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला यही है कि IRMS बराबर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस I4 का स्क्वायर डॉट 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 IN का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और ये रहेगा रूट के अंदर। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC करंट। अगर सेम चीज मतलब कि अगर RMS का वैल्यू अगर आपको वोल्टेज में चाहिए तो उसका भी निकल जाएगा, बिल्कुल डिट्टो इसी के जैसा निकलता है। मतलब कि यहाँ से वोल्टेज का अगर RMS चाहिए मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर डॉट 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 VN स्क्वायर। इसमें n से डिवाइड कर देंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। ठीक, यही फॉर्मूला बन गया। ये दोनों प्रकार का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, IRMS का फॉर्मूला और VRMS का फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर एक और रिलेशन आता है, ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है इसका वैल्यू I0 बटा रूट 2 के बराबर होता है, और ये जो VRMS होता है
इसका वैल्यू V0 बटा √2 के बराबर होता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ से I0 बराबर हो जाएगा √2 इंटू IRMS, तो फिर यहाँ से V0 बराबर हो जाएगा √2 इंटू VRMS। ठीक, तो ये I0 क्या है, ये पीक वैल्यू ऑफ करेंट है, पीक वैल्यू ऑफ करेंट। V0 को क्या कहेंगे, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताया है, ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और खास करके यही सब एरिया है जहां से एसी में ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ऑल्टरनेटिव करंट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से एसी डीसी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पता करना है, फिर ये ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बाद ये इक्वेशन, ये सारा इक्वेशन, फिर ये 2024 का क्वेश्चन है, अलग अलग वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, फिर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला जो कि आपको याद करना चाहिए, फिर ये सारा फॉर्मूला, उसके बाद हमारा ये प्रोसेस रहा एवरेज करंट को हम जीरो कैसे साबित करते हैं, तो इतना सारा प्रोसेस आपको अपनाना होगा। फिर ये रहा रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला करंट के लिए और नीचे वोल्टेज के लिए, उसके बाद ये फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, क्योंकि एसी में इधर से ही कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और डायरेक्ट बनते हैं क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोलते हैं, डाटा रखिए तुरंत आंसर आ जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रखा जाता है। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं फिर इसमें फेजर डायग्राम की बात है। अब इसको एल सर्किट कहा जाता है। एल सर्किट इसलिए कि क्योंकि इसमें केवल इंडक्टेंस आता है, जिसको प्रेरकत्व कहा जाता है, तो केवल एल आएगा तो इसको एल सर्किट कहेंगे। अब इसमें केवल रेजिस्टेंस आएगा तो आर सर्किट कहेंगे, एल और आर दोनों आ जाएगा तो उसको एल आर सर्किट कहेंगे, आर और सी आएगा तो आर सी सर्किट कहेंगे, एल सी आर दोनों आ जाएगा तो उसको एल सी आर सर्किट कहा जाता है। ठीक, तो एल का मतलब इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व होता है, जिसका ऐसी मात्रा के हेनरी। ठीक, तो यहां से हमें फॉर्मूला देखना है XL, तो ये जो फॉर्मूला लिखा गया है XL बराबर ओमेगा L, यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस XL को क्या कहा जाता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। तो XL जो लिखा हुआ है प्रेरणिक प्रतिघात, ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्रेरणिक प्रतिघात मिलेगा, उसके बाद आप आगे जाइएगा तो वहां भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, प्रतिरोध से रिलेटेड रहेगा। तो पहले हाल फिलहाल में आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, XL बराबर ओमेगा L। XL को क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। अब देखिएगा फिर, अब चूंकि XL बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा L, तो XL बराबर जब देखेंगे ओमेगा L, तो यहां से XL बराबर ओमेगा के बदले हम लिख देंगे 2πf, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा XL बराबर 2πfL। अब देखिए, अब संधारित्र पर आधारित ये प्रतीक हो गया, मतलब कि इसको केवल और केवल कैपेसिटर मिला है, तो इसको प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जब आइएगा और यहां से जब फॉर्मूला निकलेगा, तो इसको पहले क्या कहा गया था, XL कहा गया था, अब इसको कहा जाएगा XC। ठीक है, और यहाँ पे इसको संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। दो फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ड्राइवेशन से कोई मतलब नहीं है, ड्राइवेशन आप अभी के टाइम पे याद नहीं कर सकते हैं। तो XL बराबर ओमेगा L और यहां से XC बराबर 1/ओमेगा C, ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। ये क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात, और XC क्या है, तो धारितीय प्रतिघात, इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक, तो चूंकि XC बराबर लिखा हुआ है 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा के बदले में लिखेंगे 2πf इंटू C, तो फॉर्मूला बन गया XC बराबर 1/2πf इंटू C। F का मतलब फ्रीक्वेंसी और C का मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और ओमेगा कोणीय वेग होता है। जब फ्रीक्वेंसी का मान 0 तो इसका मान तो इनफाइनाइट हो ही जाएगा।
अब ये एलसीआर सर्किट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, ठीक है। इसको 5 नंबर में पूछा जाता है एलसीआर सर्किट को। अब इसमें एक एक लाइन आपको बताया जाएगा कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा एलसीआर, मतलब कहने का मतलब उसमें इंडक्टेंस हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टर भी हो, तो उसको एलसीआर कहा जाता है। वैद्युत परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात जिसको एक्सएल कहा जाता है, धारितीय प्रतिघात एक्ससी कहा जाता है। मतलब कि अगर एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में बराबर हो जाता है तब उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन कितना बार पूछा गया है कि अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक एलसीआर सर्किट को सजाएंगे, और एलसीआर सर्किट में जब एक्सएल और एक्ससी दोनों का मान आपस में बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहा जाता है, ठीक है। और इसमें भी हमें सीरीज एलसीआर पढ़ना होता है। देखिए सीरीज अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होता है। और पिक्चर कैसे बनाएंगे, ये हमारा पिक्चर है, इसमें इसको एसी सोर्स कहा जाएगा जिसका वोल्टेज है V0 sin ओमेगा टी, ये रहा इंडक्टेंस, ये रहा कैपेसिटेंस और ये रहा रेजिस्टेंस। एलसीआर सर्किट इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ डेरिवेशन होता है जो कि हमें याद रखना है, ठीक। माना कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरकत्व का मान L, धारिता C और प्रतिरोध R, मतलब कि इंडक्टेंस का मान L है, कैपेसिटेंस का मान C है और रेजिस्टेंस का मान R है, और ये सब का सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसका जो प्रतिबाधा होता है जिसको हम लोग जेड कहते हैं, इंपेंडेंस कहा जाता है उसको, जिसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिबाधा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। एकदम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट मैच करेगा। तो प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम। इसको किस चीज से सूचित करते हैं, तो जेड से सूचित करते हैं। इस जेड का फॉर्मूला होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो r² और एक्सएल के बदला में लिखेंगे ओमेगा एल और एक्ससी के बदला में लिखेंगे 1/ωc, ठीक है। और फिर बाद में आगे देखेंगे कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V और परिणामी धारा I के बीच कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस फाई हो, तो यहां से tan फाई का फॉर्मूला होगा एक्सएल माइनस एक्सआर बाई एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। एक्सएल का वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा एल और एक्ससी का वैल्यू पुट कर देंगे 1/ωc। और ये फॉर्मूला भी tan फाई वाला जो फॉर्मूला है ओमेगा एल माइनस 1/ωc बाई आर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चूंकि प्रेरणी घात में हमें पता होता है कि उसमें रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, तो मतलब कि अनुनाद का कंडीशन क्या होता है, तो रेजोनेंस वहां होगा जहां पर एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में बराबर होगा। तो एक्सएल का मतलब ओमेगा एल और एक्ससी के मतलब 1/ωc। यहाँ से ओमेगा बराबर 1/√LC आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बराबर ω/2π होता है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/2π√LC। तो ये जो क्वेश्चन ये 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन में हमसे कितना बार पूछा गया कि साबित कीजिए कि जो रेजोनेंट ऑस्किलेशन होता है एसी में उसके लिए फ्रीक्वेंसी का मान 1/2π√LC होता है। तो ये फॉर्मूला को ऐसे साबित किया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी है। विशेषताएं क्या है कि इसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी अपरिणामी धारा I एक ही कला में होता है, मतलब दोनों का फेज सेम होता है। परिपथ की प्रतिबाधा Z न्यूनतम होती है तथा उसका मान परिपथ में लगे प्रतिरोध R के बराबर होता है। तो प्रतिरोध के बराबर होगा तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, तो इसका भी ऐसे मात्रक ओम होगा। परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है जो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, मतलब कि I मैक्स का मान होगा V/R। प्रेरकत्व L, धारिता C के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर परिपथ पर आरोपित विभवांतर से अधिक हो सकता है। फिर देखिए क्या है, तो परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, मतलब कि अगर इसका रेजिस्टेंस का मान बहुत कम यानी कि अल्प है, तो उसकी जो अनुनादी फ्रीक्वेंसी मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मान होगा वो 1/2π√LC होता है और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे हम प्रतिरोध को बढ़ाते हैं उसका अनुनादी धारा का मान जो होता है वो कम हो जाता है। अब इसमें एक वर्ड आता है एसी परिपथ में शक्ति गुणांक, मतलब कि पावर फैक्टर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो होता है उसको मतलब कि फॉर्मूला होता है, देखिए I बराबर V/Z,
तो अभी अभी आपको बताया गया है कि जेड का मतलब प्रतिबाधा होता है, जो कि बिल्कुल प्रतिरोध की तरह ही काम करता है। तो यहाँ से फाई बराबर, इसके ऊपर बताया गया था कि tan फाई बराबर इतना होता है, तो फाई बराबर tan इनवर्स XC माइनस XL बटा R होता है। तो इसका अगर हम पावर निकालेंगे तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है वोल्टेज और इनटू में करंट। तो वोल्टेज के बदला में लिखेंगे Vm sin ओमेगा टी, और I यानी कि करंट के बदला में लिखेंगे Im sin ओमेगा टी प्लस माइनस फाई लिखेंगे। यहां से कॉमन ले लेंगे Vm Im बटा 2, उसके बाद cos फाई माइनस, यानी कि ये सारा प्रोसेस बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई है, तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं cos 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। और यहां पर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए पावर का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। एक पूर्ण चक्र में माध्य शक्ति उपयुक्त समीकरण के दाएं पक्ष के दोनों, मतलब कि अगर वहां पर जो इक्वेशन दिया गया, अगर आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां से पावर का डायरेक्ट वैल्यू निकल करके आएगा I स्क्वायर जेड इंटू कॉस फाई। तो I जो होता है ये करंट होता है, जेड जो होता है वो इंपेडेंस यानी कि प्रतिबाधा होता है, और फाई जो होता है वो फेज होता है। अब प्रतिरोधकीय शक्ति है जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध R रहेगा। धारितीय अथवा प्रेरकत्वीय परिपथ मतलब कि जिसमें केवल C रहेगा। ये सारा चीज तो ऊपर बताया ही गया था, और ये दोलन वाला फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाया गया है ऊपर। अब आते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरणा, कहने का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब चूंकि ये EMI का टॉपिक है, लेकिन समझिए कि अन्योन्य प्रेरण, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है, के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने में काम आता है। तो AC का जो वोल्टेज होता है उसको चेंज करने में हम किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। यह उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीच विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा अथवा नीच विभव वाली प्रबल प्रतिधारा को उच्च विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में बदलने का काम आता है। इसी के अनुसार ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है, अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफर मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं। अगर इसका रचना की बात कीजिएगा, जो कि परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है, कि इसका रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया तथा एक आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड होता है। ये पत्तियां एक दूसरे से पृथकृत रखी जाती है, जिससे कि क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो। इस क्रोड पर तांबे की तार की अलग अलग 2 कुंडलियां लपेटी जाती है। ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथकृत कर दी जाती है। इन कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे तार पर कम फेरे होते हैं तथा दूसरे में तांबे के पतले तार पर अधिक फेरे होते हैं। अब चूंकि ये रिवीजन आपको करना होगा बार बार, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये डायग्राम जो होता है ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, मैंने यहाँ पे कोई टफ डायग्राम नहीं लाया है। ये इतना सिंपल डायग्राम है कि बस 2-3 बार आप देख भी लीजिएगा तो ये डायग्राम याद हो जाएगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। ये प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, और AC मेंस इसको कहा जाता है, और यहाँ पे पटलित लोहा का क्रोड है, और इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरा को द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरे वाली कुंडली प्राथमिक होती है, अब पतले तार की अधिक फेरे वाली कुंडली द्वितीयक होती है, और अपचाई ट्रांसफार्मर में इसके ठीक विपरीत होता है। अब ये कैसे काम करता है? तो इसका जो कार्य विधि होता है, विद्युत वाहक बल के स्रोत को सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार दिशा में चुंबकित होती है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही ये काम करता है। बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और आपको अगर ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का भी लिंक दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। और वहां से E का फॉर्मूला होता है -NP डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, और मतलब कि
P का मतलब प्राइमरी और यहाँ पे S का मतलब सेकेंडरी, मतलब कि उसका प्राइमरी कॉइल है उसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ का मान होगा और सेकेंडरी कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ का मान होगा। तो यहाँ से ES बटा IP बराबर NS बटा NP होता है। ये नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल है और ये नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल है। अगर आइडियल स्थिति में देखा जाए तो VS बटा VP, S बटा EP, NS बटा NP सब बराबर होता है, जिसको R कहते हैं, और R का मतलब होता है परिगमन अनुपात। अब ट्रांसफार्मर में कुछ हानि होता है, जैसे कि तांबे में हानि होता है, भंवर धराव में हानि होता है, सर्किल में हानि होता है, फ्लक्स हानि होता है। तो बाकी मैं यहां से एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें मुझे भंवर धराव के बारे में बताना है। भंवर धराव कहने का मतलब होता है ईडी करंट, ठीक है। तो ईडी करंट पर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद शैथिल्य हानि यानी कि जिसको हिस्टेरिसिस कहा जाता है, तो हिस्टेरिसिस पर भी आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। तो ये 2 डिफरेंट वीडियो का आप वेट कीजिए, वहां पे आपको बढ़िया से एकदम मस्त ईडी करंट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हिस्टेरिसिस के बारे में बताया जाएगा, हिस्टेरिसिस का ग्राफ कैसे बनता है ये भी बताया जाएगा। तो होप सो ये अल्टरनेटिव करंट का जो वीडियो है ये आपको बहुत हेल्पफुल किया होगा और रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इसको एंजॉय किए होंगे, और अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम या जो भी लिंक दिया गया है वहां से आप जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।